हम लोग रबर में आ गए थे 80s में। तो 80 में हम लोगों ने रबर फुटवेयर हवाई चप्पल बनाना शुरू कर दिया था और बाटा के ओईएम थे हम लोग। जब हम रबर रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो रबर रिसाइकलिंग के दो वर्टिकल्स हैं। सेकंड वर्टिकल इज अवेलेबल फॉर टायर रिसाइकलिंग इज व्हेन यू कन्वर्ट ओल्ड टायर्स इनटू पायरलिसिस ऑयल एंड रिकवर्ड कार्बन ब्लैक। आज तक जो पायरलिसिस ऑयल था वो एक बैच सिस्टम में अवेलेबल था, पॉल्यूशन क्रिएट करता था और गवर्नमेंट ज़्यादा उसको प्रो नहीं कर रही थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने अपने जो गजट पास किया उसमें बोला कि आप कॉन्टिन्यूस लाइंस जो इसकी ऑयल की है वो लेके आइए, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है और उसको इंस्टॉल कीजिए। तो हमने फिर ये चाइना से इंपोर्ट किया कॉन्टिन्यूस लाइन और वो हमने लाके यहाँ राजकोट के अंदर लगाई, जो अपने आप में इंडिया की पहली और सबसे बड़ी लाइन है और गुजरात का पहला प्लांट है जो हमने यहाँ लगाया है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नो योर प्रमोटर सीरीज। यहाँ पे हम प्रमोटर्स जिनका आईपीओ आ रहा है उनसे बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी क्या करती है, अभी आईपीओ क्यों ला रहे हैं। तो आज मैं राजकोट आया हूँ जहाँ पे होराइजन रिक्लेम जिनका आईपीओ आने वाला है, अभी उधर उनका सेकंड फेज ऑफ कैपेक्स चल रहा है। ग्लैड टू सी द कैपेक्स एंड ऑपरेटिंग प्रमोटर हु इज ऑन द ग्राउंड एंड डूइंग द कैपेक्स। वेलकम टू द शो मोहित जी। थैंक यू मनीष जी। सर, टू बिगिन विथ एक बार आप मेरे को समझाएंगे कि हाउ हैज़ योर स्टोरी बीन, आप रबर ही क्यों कर रहे हैं ऑफ ऑल थिंग्स, एंड व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड एंड यू एंड अप इनटू दिस बिजनेस। तो मनीष जी, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 1975 में। मेरे फादर ने 1975 में रिसाइकलिंग से फुटवेयर्स बनाने शुरू करे थे। 78 में मैं बॉर्न हुआ, तो आई मस्ट से आई एम बॉर्न अप इन इंडस्ट्रियल फैमिली। तो 75 में मेरे फादर ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग करके प्लास्टिक के फुटवेयर बनाए। 80 में हमारी जर्नी, जो आपने पूछा कि रबर ही क्यों, तो हम लोग रबर पीपल हैं। हम लोग रबर में आ गए थे 80s में। तो 80 में हम लोगों ने रबर फुटवेयर हवाई चप्पल बनाना शुरू कर दिया था और बाटा के ओईएम थे हम लोग। बाटा के लिए हवाई चप्पल बनाते थे और अपनी भी ब्रांड से हवाई चप्पल बनाते थे। उसके बाद हमने फिर रबर बेस्ड फुटवेयर बनाने शुरू कर दिए थे 1990 में। और 90s में हम लोग आर्मी, डिफेंस, पुलिस, लोकल स्कूल्स में हम लोग जो जंगल बूट्स वगैरह आर्मी पहनती है और ब्राउन शूज़ पहनते हैं, तो वो चीज़ हम लोग बनाते थे। और उसके बाद 2001 में आफ्टर कंप्लीटिंग मैम MBA पुणे यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने अपने फादर का ये बिज़नेस ज्वाइन किया जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का था। और वहाँ हम लोग ये जो रिक्लेम रबर जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते थे अपने रबर के मैन्युफैक्चरिंग सोल के अंदर। तो वो हम जो यूज़ करते थे, तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। वन फाइन डे आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट व्हाट एक्चुअली रॉ मटेरियल वी आर यूजिंग। तो वो जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते थे वो मैंने देखा। और तो जब मैंने इसके रिवर्स इंजीनियरिंग में गया तो मैंने देखा ये रिसाइकल्ड रबर से बना है ये प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं सोल के अंदर। तो दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई रिसाइकलिंग की। तो फिर हम लोगों ने उत्तराखंड, जो ये बना था 2003 में, वहाँ गवर्नमेंट ने कैपिटल सब्सिडी दी और कैपिटल सब्सिडी देने के बाद फिर हम लोगों ने उत्तराखंड में 2006 में ये यूनिट हमने वहाँ इंस्टॉल किया और वहाँ से ये रबर की रिसाइकलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है। एंड सर, जो ओरिजिनल बिजनेस था, इज इट कंटिन्यूइंग और हैज इट नहीं, वो रबर जो इसका फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था वो हमने 2008 में 100% शट डाउन कर दिया था। गॉट इट सर। तो सर, एक बार ये रिक्लेम रबर के बारे में बताएंगे, कहाँ यूज होता है, इसकी वैल्यू चेन क्या है फॉर आवर व्यूअर्स। तो मनीष, मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, जब हम रबर रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो रबर रिसाइकलिंग के दो वर्टिकल्स हैं। वन वर्टिकल इज व्हेन वी कन्वर्ट रबर टायर्स, ओल्ड टायर्स। जब हम रबर रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो मेजर रॉ मटेरियल इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड और इंडिया में, दैट इज यूज टायर्स। तो हम यूज टायर्स को जब हम लोग लेते हैं, उसको हम मैकेनिकल ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करके हम लोग उससे मैकेनिकली स्टील अलग करते हैं। स्टील अलग करके हम लोग उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पाउडर से हम लोग उसको डीवैल्कनाइज करके, एक तो वैल्कनाइज होता है जिससे टायर बनता है, डीवैल्कनाइज करके उसको शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो जो शीट फॉर्म में कन्वर्ट करके जो प्रोडक्ट ड्राइव्ड होता है, दैट यू कॉल अ रिक्लेम रबर। और वो जो रिक्लेम रबर है वो यूज होता है एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ नेचुरल रबर और वर्जिन रबर, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर और वर्जिन रबर। दिस इज वन काइंड ऑफ अ वर्टिकल विच इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड फॉर टायर रिसाइकलिंग। सेकेंड वर्टिकल इज अवेलेबल फॉर टायर रिसाइकलिंग इज when you convert old tires into pyrolysis oil and recovered carbon black.
गॉट इट सर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज अ सनशाइन इंडस्ट्री, क्योंकि अब गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है टुवर्ड्स रिसाइकलिंग, Yes, सर्कुलर Manish, इकोनॉमी yes, एक्सेट्रा. yes. बट बिफोर दैट कैन यू वॉक अस थ्रू कि अपना अभी जो रबर कंपटीशन किस किस से, जैसे अभी लेट्स से कोई भी हम रबर यूज़ करता है इंडस्ट्री में, तो उसमें रिसाइकल रबर कितना होता है कंपेयर टू सिंथेटिक एंड ओरिजिनल रबर, एंड जो रिसाइकल रबर बनाता है वो कौन कौन बनाते हैं, क्या वो एमएनसीज भी बनाती हैं, क्या सिर्फ अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, मार्केट कैसा दिखता है अभी? देखो, जब मैंने आपको सेकंड वर्टिकल बताया, रिसाइकल में जब हम ऑयल निकालते हैं मनीष, तो ऑयल इज यूज एज अ फर्नेस ऑयल, करेक्ट, और आरसीबी जो है वो यूज होता है सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्जिन रबर. अब आते हैं आपकी बात पे कंपटीशन. मनीष, रिसाइकल्ड रबर में इतना कंपटीशन मार्केट में है नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट. कि मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक रेफ्रिजरेटर बना रहा हूँ तो एलजी भी बना रही है, सैमसंग भी बना रही है, और फीचर्स के बेस पे हम लोग उसको कॉम्पीट करते हैं. रिसाइकल रबर जब हम लोग बनाते हैं तो इट इज़ यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्जिन रबर एंड सिंथेटिक रबर, करेक्ट. तो इसके अंदर हर आदमी का अपना एक मार्केट है, एक पोटेंशियल है, एक कस्टमर बैंक सेट है जो उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, करेक्ट. इसके अंदर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है, सारी इंडिया ओरिजिन कंपनीज हैं जो ये बना रही हैं. और इसके अंदर लिमिटेड में अभी सिर्फ इंडिया के अंदर 3 प्लेयर्स हैं जो ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और चौथा अब हॉराइजन होगा जो लिमिटेड होगा. बाकी सारे अभी लिस्टेड प्लेयर्स नहीं हैं जो काम कर रहे हैं. और इसमें अभी रिसाइकल्ड रबर है, ये इंटरनेशनली रिसाइकलिंग ऑफ टायर्स टू मेक रिक्लेम रबर, ये इंटरनेशनली सिर्फ एशिया में हो रहा है और ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज में नहीं हो रहा है. गॉट इट सर. मे बी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके आगे मेरा. सो अभी जो अपना रॉ मटेरियल है जो रिसाइकल रबर है, वो क्या हम इंडिया में से ही सोर्स करते हैं या फिर बाहर से भी आता है? नहीं, ये 2011 से गवर्नमेंट ने MOEF और DGFT ने परमिशन दे दी थी कि आप ये रॉ मटेरियल बाहर से प्रोक्योर कर सकते हो. तो अभी ये दोनों से, इंडिया से भी मिल रहा है और बाहर से भी इम्पोर्ट हो रहा है. सर कितना परसेंटेज इंडिया से मिलता है और कितना परसेंटेज हम इंपोर्ट करते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 80% मटेरियल जो है इंडियन यूज होता है, 20% ये इम्पोर्ट हो रहा है. सर तो इंडिया में सप्लाई चेन तो काफ़ी फ्रेगमेंटेड होगा राइट, क्योंकि ऐसा क्लियर सप्लाई चेन नहीं है राइट, जो रबर का रिसाइकल है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि और इंडस्ट्री भी काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है राइट, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग. तो कितना पेन होता है टू गेट द रॉ मटेरियल, हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट फॉर समबडी एल्स टू एंटर, लेट्स से इफ ही वांट्स टू डू इट? तो मनीष, ये जो आपका प्रश्न है, इंडिया में स्क्रैप इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 95% ऑर्गेनाइज्ड हो गई है. मैं जब ऑर्गेनाइज्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो रिवर्स लॉजिस्टिक में ऑर्गेनाइज्ड हो गई है. आगे उसका यूसेज कहाँ हो रहा है, वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, वो अभी क्वेश्चन मार्क है. गवर्नमेंट इसी के ऊपर लगी हुई है कितना % हम उसको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं. लेकिन अभी इंडस्ट्री रिवर्स लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइज्ड है. अभी सिर्फ प्लास्टिक एक थोड़ा सा ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी ऑर्गेनाइज की तरफ नहीं चली है. आप देख पा रहे होंगे जब हम अनऑर्गेनाइज्ड हम कैसे जस्टिफाई करेंगे. आप जब रोड पे जाते हैं तो क्या आपको यूज टायर सड़क पे बिखरे हुए मिलते हैं? नहीं मिलते हैं. इसका मतलब कोई तो होगा जो यूज टायर उठा रहा होगा. क्या आपको कोई यूज ड्रम्स मिलते हैं? नहीं मिलते हैं. क्या आपको कोई क्लोथिंग मिलते हैं? नहीं मिलते हैं. तो अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड चैनल नहीं है तो वो अभी वेफर्स का नहीं है इंडिया के अंदर. जो प्लास्टिक वेफर्स जो हम लोग खाते हैं उसकी पैकिंग मटेरियल का अनऑर्गेनाइज्ड है. बाकी सब इसमें ऑर्गेनाइज्ड है. गॉट इट सर. सर मैं देख रहा था कि अभी अपन बहुत बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं. हमारा अभी करंट अपना कैपेसिटी 14,000 टन का है, Yes. जिसको अपन लगभग 55-56 हज़ार टन लेके जा रहे हैं, जो कि 4x कैपेक्स है सर. सो ये कैपेक्स का आइडिया कैसे आया, इसकी एक बार मेरे को जर्नी बताएंगे, एंड दोनों तीनों जो अपने प्रोडक्ट हैं उनको ब्रेकअप करके बताएंगे. तो मनीष, ये सब आइडिया स्टार्ट हुआ 2022 में, ठीक है. जब गवर्नमेंट इसका गजेट लेके आई थी, गवर्नमेंट इसका गजेट लेके आई है 2022 में. अभी ये जो जब ये इंडस्ट्री रन कर रही थी, ये विदाउट एनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के रन कर रही थी. तो गवर्नमेंट ने अभी हर वेस्ट का एक SOP जनरेट किया है और SOP जनरेट करके गैजेट बना दिया है.
तो गैजेट के अंदर मनीष जब कोई चीज़ आ जाती है तो उसके अंदर उसके स्टैंडर्ड और नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, और गवर्नमेंट ये फिर जस्टिफाई करती है कि वो कितना जनरेट हो रहा है, कितना रिसाइकल हो रहा है और कहाँ रिसाइकल हो रहा है, और गवर्नमेंट उसमें इनिशिएटिव पार्ट बन जाती है और इनिशिएट करती है उसको प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए। तो जब गवर्नमेंट ने इसको 2022 में गैजेट आया तो होराइजन, बिकॉज होराइजन वाज वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस 2006, हम 2006 से इस फील्ड में थे, तो हमको लगा कि ये अब इंडस्ट्री बड़ी होने वाली है। तो MOEF DGFT स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन, EPR क्रेडिट्स, तो ये सब बातें होने लग गई, और हमने देखना शुरू कर दिया कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने इंटरेस्ट लेना ज़्यादा शुरू कर दिया इस प्रोडक्ट को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट में डालने की बातें करनी शुरू कर दी। अब आप देखो कि जितने भी इंटरनेशनली कंपनीज भी हैं वो भी अब जो ये चाहती थी कि हमारे प्रोडक्ट में ये ऐसा कुछ डले जिससे हम अपने प्रोडक्ट को ग्रीन टैग दे सकें। यूरोप में या हम लोग, अब आप देखते हैं जैसे आप कोई क्लोथिंग पहनते हैं तो उसमें टैग लगा होता है दिस इज मेक फ्रॉम अ रिसाइकल्ड फाइबर। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वैल्यू चेन के अलावा ये चीज़ मेक श्योर करना चाहती थी कि हम ये ऐसा प्रोडक्ट डालें जो रिसाइकल्ड से बने। तो धीरे धीरे वी कुड सेंस दिस पॉसिबिलिटी कि ये धंधा बहुत बड़ा होने वाला है। फर्स्ट ऑफ थिंग दिस इज इन रिक्लेम रबर, तो हमने ये सेंस कर लिया था, इसलिए हमने प्लांट अपना जो वन था रिक्लेम रबर का उसको मॉडर्नाइज करने का हमने सोचा, और हमने उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ शुरू कर दिया आफ्टर 2022, जिसकी कैपेसिटी 14,100 है। उसके बाद जो पायरोलिसिस ऑयल है वो हम लोग अभी करते नहीं थे, तो वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब आज तक जो पायरोलिसिस ऑयल था वो एक बैच सिस्टम में अवेलेबल था, जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की नज़र में पॉल्यूशन क्रिएट करता था, और गवर्नमेंट ज़्यादा उसको प्रो नहीं कर रही थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने अपने जो गजेट पास किया उसमें बोला कि आप कॉन्टिन्यूस लाइंस जो इसकी ऑयल की है वो लेके आइए, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, और उसको इंस्टॉल कीजिए। तो हमने फिर ये चाइना से इंपोर्ट किया कंटिन्यूस लाइन, और वो हमने लाके यहाँ राजकोट के अंदर लगाई, जो अपने आप में इंडिया की पहली और सबसे बड़ी लाइन है, और गुजरात का पहला प्लांट है जो हमने यहाँ लगाया है। और साथ में हमने फिर यूनिट 3 लगाया भगवानपुर के अंदर, जो एक एक्सटेंडेड वर्जन था हमारे रिक्लेम का यूनिट 1 का, टू कैटर द इंक्रीज्ड वॉल्यूम, जो इंक्रीज हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है उसको कैटर करने के लिए हमने यूनिट 3 लगाया भगवानपुर के अंदर। गॉट इट सर, मैंने कैपेक्स देखा, काफ़ी बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट सर। मे बी गोइंग फॉरवर्ड अगला क्वेश्चन थोड़ा सा IPO के रिलेटेड बात करते हैं सर। अभी IPO लाने के लिए आपका क्या थॉट प्रोसेस है, व्हाई IPO राइट नाउ, एंड जो आप रेस कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे क्या क्या आप अचीव करेंगे? तो मनीष, हमने IPO लाने की 2 साल पहले सोची थी, बट फिर हमें लगा कि हम IPO लाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, तो उससे बेटर ये होगा कि हम अपने फंड से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। जैसे आज ये फैसिलिटी अगर बुक्स में होती, पेपर पे होती, तो आपको लगता कि यार पता नहीं क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो हमने फिर क्या किया, अपने बैंक फाइनेंस से हमने हेल्प ली, और बाकी काफ़ी कैपेक्स हमने खुद यूज़ किया, और हमने ये फैसिलिटीज़ को खड़ा कर दिया, करेक्ट। और अब हम जो रेस करेंगे, जो फंड रेस करेंगे, 25% तो उससे हम अपना पे बैक करेंगे, और बाकी रेस्ट जो हम यूज़ करेंगे अपनी कैपेसिटी एनहेंसमेंट के लिए यूज़ करेंगे, और कुछ पोर्शन हम R&D के लिए यूज़ करेंगे। गॉट इट, दैट्स हेल्पफुल सर। एंड सर, एक बार आप मेरे को ये बताएंगे कि अपना FY26 का नंबर क्या है, हमने कहाँ क्लोज किया है अभी करंट नंबर, एंड हमारा मार्जिन प्रोफाइल कैसा रहता है? क्या वो अभी तो मोस्टली रिक्लेम रबर ही बनाते हैं राइट अपन, तो उसमें मार्जिन प्रोफाइल कैसा रहता है? एंड अब जब ये पायरोलिसिस ऑयल आ जाएगा तो उसका क्या मार्जिन प्रोफाइल रहेगा? अभी हमने जो FY26 क्लोज किया दैट इज 50 करोड़ किया है, और विद अ पैट मार्जिन ऑफ 10.23 करोड़। और हम लोग जो अब कंटिन्यूस हम लोग अपनी कंपनी का ईच एवरी ईयर हम into X हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू भी और मार्जिन भी। गॉट इट। तो सर मेरे को एक बार बताएंगे कि मैं एक बार लिस्टेड प्लेयर्स जैसा आपने बताया 2-3 है, उनका देख रहा था, उनका मार्जिन प्रोफाइल काफ़ी कम है। सो इज देयर अ सिस्टमेटिक रीजन जिसकी वजह से हमारा मार्जिन प्रोफाइल दूसरे प्लेयर्स से बेटर है? देखो, वो जो लिस्टेड प्लेयर्स है वो आज की लिस्टेड नहीं है। हमारे पास 2 लिस्टेड प्लेयर्स हैं, एक लिस्ट हुआ था 1980 में, और एक लिस्टेड प्लेयर ही इस काम में आया था, करेक्ट। अब वो मार्जिन्स
देखो, अब मैं किसी की पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, किसी प्रमोटर का क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या करना चाह रहा है, क्या उसका विजन है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव यूनिट, तो इससे नीचे कैपेक्स पे तो कैपिटल यूनिट इंटेंसिव यूनिट वर्क नहीं करता, बिकॉज हैवी कैपिटल इंटेंसिव यूनिट है, मशीनरी बहुत हैवी है, और आप इतने इससे कम मार्जिन पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रेडिंग और इट्स नॉट अ स्मॉल कैपेक्स बिजनेस। तो आपके हिसाब से ये 20% मार्जिन इज सस्टेनेबल? सस्टेनेबल, यस, इट्स सस्टेनेबल। Got it, sir. And sir, towards the end, any message that you would want to leave for the investors who are joining your IPO journey right now? हमने जो IPO लेके आए हैं एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम पे और बहुत ब्यूटीफुल एक हमारी जो जर्नी रही है और जो आगे होने वाली है, वी मेक इट श्योर कि आज हमारा जो रेवेन्यू है और हमारा रेवेन्यू जो है वो हमारा एवरी ईयर इनटू X होगा, बिकॉज हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अबाउट टू लाइव हैं, पहली बात तो बाय डिफ़ॉल्ट, और दूसरी बात हमने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इट विल नॉट बी वेरी फार दैट वी विल बी डूइंग आवर रेवेन्यू डबल और ट्रिपल। गॉट इट सर। सो इन अ वे आपने सीड लगा दिया है, अब उसके बाद ट्री भी कहीं ना कहीं फ्रूट देने लग जाएगी? नहीं, हमने सीड बहुत पहले लगा दिया था, हमारा ट्री अब बाहर निकल आया, अब तो सिर्फ वेट है, 2-4 महीने में फ्रूट आने वाला है। परफेक्ट। तो ये थे मोहित जी। होराइजन रिक्लेम का IPO आने वाला है जो कि 12 तारीख को ओपन होगा। डू डेफिनेटली गो थ्रू द DRHP एंड टेक योर ओन डिसीजन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट मोहित जी। थैंक यू मनीष जी।